क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं डंके की चोट पे। आज हम पीओके की बात करेंगे क्योंकि यूक्रेन में जंग को 26 दिन बीत रहे हैं। ना रूस रुक रहा है, ना यूक्रेन टस से मस हो रहा है। क्यों? पर कब्जे की लड़ाई के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालात तो ऐसे पैदा हो चुके हैं कि विश्व युद्ध के खतरे की तस्वीर आकार लेती जा रही है। लेकिन पुतिन के इसी वॉर मॉडल का असर पीओके को लेकर भी दिखाई देने लगा है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके जिस पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है 1947 के बाद से। पीओके यानी वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हिंदुस्तान को धोखा दिया। पीओके यानी वो इलाका जिसकी कसक खुद पीएम मोदी पाले बैठे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हैं। इन्हीं हालात के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए वो पहुंचे हुए थे और इसी मौके पर उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, उसी तरह अगली तैयारी पीओके को आजाद करने को लेकर। सबसे पहले आपको जितेंद्र सिंह की वो बाइट, वो बयान हम सुनवाते हैं और वो बयान सुनने के बाद हम सीधे डिबेट पे जाएंगे। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। तो सरकार की तरफ से ये यकीन दिलाया जा रहा है कि जिस तरीके से 370 हटना भी कल्पना से परे था, वो हमने कर दिखाया है। हम पीओके भी लेकर रहेंगे। ये आज की बातें नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वक्त वक्त पे सेना प्रमुख हो या फिर इसके अलावा अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, सबने कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और इसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम सीधे डिबेट का रुख करेंगे और हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, फिर सवाल जवाब। कर्नल तेज टिक्को जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद पूर्व डीजी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन पूर्व राजनयिक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद आयुब मिर्जा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। अहमद अयास वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आपके पास आती हूं। मुझे आपसे ये समझना है कि क्या ये मुफीद वक्त है? जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति पे आप नजर बनाए हुए होंगे, वहां पे कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। संभवतः ये तारीख 25 मार्च है। क्या ये भारत के लिए मुफीद वक्त है? और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि पीओके को लेकर तैयारी है अगली। देखिए, ये पॉलिटिकल बयान आया होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं है, ना हम इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान में अगर तनख्वाह पलट आएगा तो मैं समझता हूँ भारत को उससे भी इसका कोई डर नहीं है। देयर इज नो डेंजर टू इंडिया। अगर वहाँ सरकार बदलती है तो बदले, उनका इंटरनल मैटर है, उसमें भारत से कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्या हम पीओके को लिबरेट करेंगे, देखिए पीओके एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इलीगली उस पर अब कब्जा करके बैठा हुआ है। ये एक ना एक दिन तो इसको भारत में जुड़ना ही पड़ेगा। वो कब होगा वो समय बताएगा, लेकिन इस समय हमें इसकी तैयारी करनी है। हम ये नहीं कह सकते आज कि हम इसकी कल सुबह उठ के
पीओके को कब्जा कर लेंगे। इस किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन को करने के लिए हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेंगी जो बन रही है। लेकिन आप देख लीजिए इस समय एक युद्ध चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। 26 दिन हो गए। आपने ये भी देखा था कि 11 दिन में बांग्लादेश को लिबरेट कराया भारत ने। तो इतने बड़े देश को लिबरेट करा दिया जो कि पीओके से कहीं छोटा है, लेकिन उसको तैयारी करने में 6-7 महीने लगे थे। तो अगर हम तैयारी करके ये निश्चय कर लेंगे, जिस दिन सरकार निश्चय कर लेगी कि हमें पीओके को लिबरेट करना है, जिस तरह से बड़ी खबर पाकिस्तान से है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। मरियम नवाज का इमरान सरकार पर हमला। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटाएं। मरियम नवाज की माताओं से अपील कि अगर इमरान आते हैं टीवी पे तो बच्चों को हटा दें। ये इमरान पर बड़ा हमला बोला है मरियम नवाज ने। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटा दे, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल हम अगर पीओके की बात करें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हलचल है और कहा जा रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उसको लेकर क्या बड़ी खबर है ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं अब दूसरे गेस्ट का रुख करती हूँ, मिस्टर पिनाक रंजन, पूर्व राजनयिक। सर, वक्त वक्त पे ऐसी बातें आती रही है और 2 साल पहले सेना प्रमुख का भी स्टेटमेंट आ गया था कि अगर संसद चाहे, संसद इजाजत दे तो पीओके के लिए सेना तैयार है। ये तैयारियां किस तरीके से होती हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग चल रहा है। पीओके पे हमारा जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो तो बड़ा क्लियर है, बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है। पर ये कहना कि सेना ने तैयारी शुरू कर दी, ये तो मैं नहीं मानता। सेना प्रमुख जिसने कहा था कि अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, ये अगर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, तब सेना तैयारी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सेना को जो आदेश मिलेंगे। सर, बस मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ इसी के साथ। दरअसल अभी पुतिन मॉडल जो है दुनिया देख रही है और कुछ देश ऐसे भी, पश्चिमी देशों को छोड़ दे, जिसमें भारत की भी भूमिका इसी तरीके की रही है कि वो अपने नीति को लेकर, अपने भविष्य रणनीति को लेकर वो कदम उठा रहा है रूस। तो क्या पुतिन मॉडल का इस्तेमाल भारत कर सकता है पीओके के लिए? कोई पुतिन मॉडल नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पुतिन मॉडल जो है, जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं, वो कोई खास मुझे अच्छा मॉडल नहीं लग रहा है। तो इसलिए उस मॉडल का कोई यहाँ जिक्र करना तो एकदम बेफजूल की बात है। वो डिफरेंट सिचुएशन है, ये हमारे यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है। हमारे यहाँ अभी सीज फायर भी चालू है। थोड़ा बहुत उल्लंघन होता रहता है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को भेजता रहता है। पर अभी तो पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको लेके व्यस्त है। तो अब देखा जाए क्या होता है इस्लामाबाद में ओआईसी के सम्मेलन के बाद, वहां पे क्या होता है, वो नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह जो आया है, क्या होता है। ये तो खैर पाकिस्तान में होता रहता है, पलटता रहता है। जब आर्मी चाहती है तो वो प्रधानमंत्री के को हटाना अगर चाहती है तो वो पीछे से शुरू कर देते हैं अपनी साजिश। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिन्होंने 5 साल की पूरी, मतलब जो मियाद है, पूरी की है। ये इतिहास हमको रखना चाहिए अपने। तो मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए उसी को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं और इसी बीच जितेंद्र सिंह का जो बयान सामने आ गया, उसको लेकर पीओके को लेकर बयानबाजी होनी शुरू हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद एक बार फिर से हम पीओके के मसले पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज है और ये सियासी हलचल है इमरान को पीएम पद छोड़ने का अल्टीमेटम दरअसल मिल चुका है। बाजवा ने इमरान से पद छोड़ने को कह दिया है। 4 जनरलों की इमरान को नसीहत कि आप हट जाइए, ओआईसी सम्मेलन के बाद पद छोड़ दें इमरान। ये बार बार कहा जा रहा है। सेना को नहीं मना पाए इमरान खान, इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है। 25 तारीख वो दिन, शायद इमरान खान को उस दिन इस्तीफा देना पड़े। ये यहाँ की स्थिति, ऐसा कहा जा रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो यही। अहमद अयास इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। अहमद जी, आप पाकिस्तान की जो ये स्थिति देख रही हैं फिलहाल, जो वहां पे माहौल बना हुआ है और इस बीच भारत सरकार की तरफ से ये बयान आना कि पीओके तो हमारा है और हमारा रहेगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वहां की ज्यादा जो मैटर करता है वो वहाँ का मिलिट्री मैटर करता है कि उनका देखना पड़ेगा कि उनका रोल क्या रहेगा, वो वहाँ ज्यादा मैटर करता है। तो वो देखने की बात है
तो जहां तक पीओके के बारे में इंडिया की बात है, देखिए ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी भी मुल्क के साथ जंग छेड़ना, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जंग छेड़ के जंग से कामयाब होकर निकलना। अभी हम ये सोच रहे थे कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम तो सोच रहे थे कि 24 घंटे के अंदर सारा यूक्रेन को कवर कर देगा रशिया, लेकिन अभी 1 महीना आने को आ रहा है, तो अभी भी रशिया हम नहीं देख रहे कि कोई ऐसी उनकी कामयाबी वहां मिल रही थी जो अंदाजा लगाया जा सकता था। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर उसमें पीओके भी उसका हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस है, शिमला समझौता हो चुका है, आगरा की समिट है, लाहौर समिट है, इसमें बहुत सारे इश्यूज है। उसके बावजूद भी अगर इंडिया पीओके को लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करता है, जैसे मैंने कहा, हमला करना कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना यह है कि हमला करके, जैसे हमने भी देखा हमारे सामने दाएं बाएं मिसालें हैं, अफगानिस्तान में नेटो का फौज कितने साल तक रहा, तो अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये हमला करना, सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हमला करके अपना टारगेट जो है उसको मकसद में उसको हासिल करके वापस आना बहुत बड़ी बात है। क्या उसके लिए इंडिया तैयार है? तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये भारत सरकार नहीं कर सकती है, ये हिंदुस्तान में बैठी हुई सरकार नहीं कर सकती है, आपका ये कहना है? नहीं, मेरा कहना यह है कि क्या इंडिया अगर यूनाइटेड नेशंस को दरकिनार करके, जो आपसी बातचीत आज तक हुई है उसको दरकिनार करके हमला कर लेता है, लड़ाई से कर लेता है, रेड से कर लेता है, अब हमको कैपेबिलिटीज का पता नहीं, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते कि डिफेंस की क्या तैयारियां है। क्या इंडिया उसको हमले के जरिए जबरदस्ती पीओके को जम्मू कश्मीर के साथ मिला सकता है? वो देखने की बात है। अहमद आयूब मिर्जा, आप इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर भारत सरकार वक्त वक्त पे ये बयान दे रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, अभी जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, तो ये सब बयान के मायने क्या है? क्या अभी ये मौजूदा वक्त में ही कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अंदरूनी प्लानिंग चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि भारत को हम ये चाहते हैं, मैं पीओके से हूं ना, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ जी। कि हम ये चाहते हैं कि भारत को अपने फौजी जवानों को इस्तेमाल ही ना करना पड़े और पीओके के लोग खुद ब खुद भारत के साथ जुड़ जाएं और पीओजीबी जो है गिलगित बल्तिस्तान व लद्दाख के साथ जुड़ जाए। अब हमने एक डेडलाइन दी है पाकिस्तान को कि 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान जो है अपनी फौजें और एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से निकाल ले। अगर तो वो निकाल लेता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नहीं निकालता 22 अक्टूबर 2023 तक, तो फिर हम अपने देखेंगे कि आगे हमने क्या लाया अमल इख्तियार कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि भारत अंदर जाता है, मिर्जा साहब, अगर भारत में इस तरीके से बातें चल रही है तो पीओके में रहने वाले आप जैसे लोगों के मन में क्या उम्मीद जगती है कि आप भारत का हिस्सा हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त तो हम जो है इस वक्त हमने एक कैंपेन शुरू की है पीओके में और पीओजीबी में। उस कैंपेन का नाम हमने रखा है दिए से दिया जलाना। उसकी वजह यह है कि हम वहां कोई जलसा नहीं कर सकते जिसमें हम भारत का तिरंगा लेकर जाएं और वहां लोगों को जो है वो जलसे के जरिए समझाएं, क्योंकि आईएसआई और फौज तो वो मार देगी उन लड़कों को। तो हमने 1 to 1 इस वक्त हमारी डिस्कशंस हो रही हैं, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वुकला आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, औरतें, यूथ, हम सब के साथ 1 to 1 दिए से दिया जला रहे हैं। और आप यकीन करें कि 22 अक्टूबर, मेरी सुन ले बात, 22 अक्टूबर 2023 तक इतने दिए होंगे कि पूरा पीओके दिवाली का नक्शा पेश कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, मैं आपके पास आती हूं। कर्नल तेज टिक्को, आप सुन रहे होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, अभी हमारे साथ मिर्जा साहब पीओके से ताल्लुक रखते हैं और उनकी भावना और उनके जैसे और हजारों लाखों लोगों की जो भावना है वो भारत के प्रति है। क्या अगर भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, हम कदम उठाएंगे उस तरीके से, और अभी पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं तख्ता पलट के, इन तमाम बातों को अगर हम मिलाकर देखें तो क्या सिचुएशन बनता है? क्या वाकई यही मुफीद वक्त है?
देखिए मिर्जा साहब ने जो बात कही है मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी इलाके को मिलिट्री इंटरवेंशन से आप उसको आजाद करा लें। मुझे लगता है जो इनकी पॉलिसी है मिर्जा साहब की, पीओजेके में जो भी लोग रह रहे हैं ये पाकिस्तान की हुक्मरानी से त्रस्त हैं और ये 90% काम तो ये खुद ही करेंगे, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी सरकार के बरखिलाफ तो उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ जरूर है कि अगर इनको कोई मिलिट्री असिस्टेंस चाहे, क्योंकि जब ये पाकिस्तान के बरखिलाफ आवाज उठाएंगे तो पाकिस्तान की फौज तो कार्रवाई करेगी, वो तो वैसे भी इनके बरखिलाफ कार्रवाई खूब कर रही है। लेकिन अगर इन्होंने जोर शोर से आवाज उठाई तो पाकिस्तान की आर्मी तो इनके बरखिलाफ कार्रवाई करेगी, उस टाइम इंडिया इंटरवीन कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतने परेशान है पाकिस्तान की हुकूमत से, ये खुद ही पीओजेके को जो है अलग कर देंगे पाकिस्तान से, और कश्मीर के साथ इंडिया के साथ जो इनका विलय खत्म हो गया था 1947 के वॉर के बाद, वो दोबारा बहाल हो जाएगा। मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है, वो हम दर्शकों को अपडेट कर दें क्योंकि वहां भी हालात तख्ता पलट को लेकर खराब है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? इमरान एक बुज़दिल इंसान है, इमरान ने इस्लाम का इस्तेमाल किया है, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। भारत की विदेश नीति कॉपी कर रहे हैं। दरअसल भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी इमरान ने और उन्होंने विदेश नीति को लेकर जो बड़ी बातें कही, उसके बाद बिलावल भुट्टो का इमरान पर इस वक्त बड़ा हमला। इमरान एक बुज़दिल इंसान है, ये कहा जा रहा है। इमरान ने इस्लाम का इस्तेमाल किया है, भारत की विदेश नीति कॉपी कर रहे हैं। और अब हम एक बार फिर से जाते हैं शंकर प्रसाद, पूर्व डीजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद सर, ये जो आप सुन रहे होंगे मिर्जा साहब हमारे साथ पीओके से हैं, उनकी भावनाएं, तो अगर आप युद्ध के हिसाब से या अगर पाकिस्तान पे अगर हमले के हिसाब से अगर सोचें, ऐसे लोगों की भावनाएं हैं भारत के प्रति, वो चाहते हैं कि बिना युद्ध के एक हम मिल जाए भारत में, लेकिन ऐसा तो संभव लगता नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी वो होगी परेशानी, नहीं हम कह सकते, मतलब सपोर्ट कितना बड़ा होगा कि वहां के लोग खुद चाहते हैं कि भारत के साथ हम मिल जाए। देखिए, आपने पहले हमारी बात काट दी थी, हम यही बताना चाह रहे थे आपको। हाँ। कि हमारे सामने कई एक इसके हिस्टोरिकल मोमेंट्स अवेलेबल हैं। हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया 11 दिन में, क्योंकि उसकी हमने 1 साल तैयारी की थी। वहां पे मुक्ति बहनी खड़ी हुई थी जो कि बांग्लादेश बनाना चाहती थी। यहाँ मिर्जा साहब की जो पॉपुलेशन है वो अपना हमारे साथ मिलना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो भी है। देखिए, इस चीज को अगर एक सरकार पक्का अपना निश्चय कर लेती है कि हमें इसको लिबरेट करना है या हमें इसको पाकिस्तान की चुंगल से छुड़ाना है, तो इसकी तजवीज बनेगी। कोई दो तजवीज सेम नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बांग्लादेश का मॉडल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रशिया का मॉडल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई, हर एक मॉडल अलग अलग होता है, हर एक की पॉपुलेशन अलग होती है, टेरेन अलग होती है, बनावट अलग होती है। तो इसमें हम ये केवल कहेंगे कि अगर भारत सरकार ये चाहेगी कि हम इसको लिबरेट करें तो इसकी तजवीज बनेगी, इसमें बहुत हरकतें होंगी, 4-6 महीने की तैयारी होगी, कैपेबिलिटीज बनाई जाएंगी। कैपेबिलिटीज सिर्फ हथियारों की नहीं होती और 1000 किस्म की कैपेबिलिटीज होती है। मुक्ति बहनी एक कैपेबिलिटी थी। तो आप इशारा समझ जाइए कि कैपेबिलिटीज के माने क्या होते हैं। कैपेबिलिटी का माने सिर्फ 10 हथियार नहीं होते हैं, कैपेबिलिटी के माने बहुत और चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो अभी जैसे मिर्जा साहब कह रहे हैं और जैसे और लोगों ने भी कहा कि आज की तारीख में अगर आप यह कि कल पीओके को लिबरेट करा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी हरकत किसी ने करने की सोची तो वही हाल होगा जो कि 26 दिन अभी तक चले जा रहा है लड़ाई और उसका अंत नहीं हो रहा। लेकिन बांग्लादेश 12 दिन में खत्म हो गया था क्योंकि उसकी तजवीज बनी थी, उसके लिए कैपेबिलिटीज क्रिएट करी गई थी, उसके लिए पूरी एक हालात पैदा किए गए थे। तो वो सब चीजें एक मिल के होती हैं। हमारे पास कई किस्म के मॉडल हैं, लेकिन एक मॉडल दूसरे मॉडल में हम फिट नहीं कर सकते। हाँ। हमें इसकी अलग से सोच विचार करना पड़ेगा। और इसको ये अंत में कह दूंगा कि ये हाँ। नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हो सकता है। ये हो सकता है अगर सब मिलकर चाहें तो। लेकिन इसकी तैयारी करना 4 महीने, 6 महीने, साल भर जितना भी लगेगा वो बात अलग है। लेकिन ये सुन लीजिए आप हमारे मुंह से आज हाँ। कि ये नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। इसकी तैयारी करनी है, तैयारी ढंग से हो गई
तो ये मुकम्मल हो सकता है। ये मुकम्मल हो सकता है और यही उम्मीद उन लोगों को भी दिलाता है जो पीओके का हिस्सा है मौजूदा वक्त में। लेकिन जिस 12 दिन की आप बातें करें उसके पहले 6 महीने की तैयारी भी थी बांग्लादेश को लेकर, ये भी सबको मालूम है और इसका भी जिक्र आप कर रहे थे। तो क्या ये भी हो सकता है कि जो हम सबको मालूम नहीं हो, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी तैयारियां भी चल रही हो? लेकिन मिर्जा साहब, मैं आपसे वहां के हालात समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुक्ति वाहिनी का बार बार जिक्र आ रहा है। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगातार उस तरीके से मुखर है। क्या वहां पे आप लोगों का किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है वो जरा हमारे दर्शकों के सामने बताइए, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सुनेंगे तो हम उनसे सवाल पूछ पाएंगे। देखिए, बांग्लादेश से पीओजेके का जो है मुआवजा करना, कंपैरिजन करना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इसलिए कि बांग्लादेश का मसला एक दूसरे मुल्क में होने वाले अत्याचार के खिलाफ वहां के लोगों की मदद करने के लिए भारत गया और उनको देश आजाद उनको दे के वापस आ गया, वो एक अलग स्टोरी है। और मुफ्त पानी वगैरह ये अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ जो है वो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम मुक्ति बानी की तर्ज की कोई वहां पे जो है वो आर्म्ड मिलिशिया, पीपल्स मिलिशिया कायम करें। पब्लिक ओपिनियन देखें, पीओजेके में जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो ये है कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ। हमने ये नैरेटिव पाश कर दिया, इसको तोड़ दिया है और सोशल मीडिया के जरिए और लेक्चर्स के जरिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोग्राम्स के जरिए असल जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हुआ है 22 अक्टूबर 1947 का पाकिस्तान का हमला और वगैरह वगैरह, और फिर दहशतगर्दी, और फिर अब कश्मीर फाइल्स ने और ज्यादा बात, बिल्कुल पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया पूरे का पूरा। लोगों को समझ आ रही है। साहब, अगर मैं फीसद में आपसे जानना चाहूँ, अगर मैं आपसे फीसद में जानना चाहूं कि ऐसे कितने फीसद लोगों की संख्या है पीओके में रहने वाले जो हर हाल में चाहते हैं कि ये भारत का हिस्सा हो? क्योंकि आपने कहा कि हमने वो नैरेटिव खत्म कर दिया है। जी बहुत है, मैं ऐसी कोई फिगर नहीं दे सकता आपको और ना देना चाहता हूं, लेकिन हमारा काम जारी है। हम अंडरग्राउंड, हमारा काम जारी है। दिए से दिया जलाने की पॉलिसी है। और दूसरी पॉलिसी हमारी है, एक कदम पीछे 2 कदम आगे। जो लोग ये बात करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की रियासत को आजाद कराना है, उनको हमारा ये मैसेज है कि आप सबसे पहले आप एक कदम पीछे हों और 26 अक्टूबर 1947 के महाराजा हरि सिंह के भारत के साथ जो इल्हाक हुआ है उसके मुआहदे के तहत आप पहले भारत में शामिल होके तमाम बिखरी हुई इकाइयों के साथ जुड़ें। उसके बाद अगर आपने आजादी हासिल की कोई मूवमेंट चलानी है या कुछ करना है डेमोक्रेटिक बुनियादों पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाद, तो फिर डेमोक्रेटिक मींस मौजूद है भारत में, अदालतें भी हैं, पार्लियामेंट भी है, सारा कुछ है। जाएं, इलेक्शन लड़े, जीते, अवाम में काम करें, लेकिन पहले जो है एक कदम पीछे आए और भारत का हिस्सा बने। इसको मैं कहता हूँ 1 स्टेप बैकवर्ड्स 2 स्टेप फॉरवर्ड। इसी तरह जो वहां पर बहुत ज्यादा लेफ्ट का बहुत असर रसूख है यूथ में, लेफ्ट वालों को हमने ये कहा है कि क्लास स्ट्रगल इज। जी मैं आती हूँ आपके पास। तो मिर्जा साहब के जरिए हम पीओके की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन पिनाक रंजन पूर्व राजनयिक, मुझे ये सवाल को ही आगे बढ़ाना है आपके जरिए कि अगर कोई सेना तैयारी भी कर रही हो, भारत की भी सेना तैयारी कर रही हो, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे शेयर नहीं करेगी उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से एक के बाद एक आ रहे हैं और हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे इस तरीके से बातें आती है कि पीओके हमारा है, इस पे हम कब्जा करेंगे, और एक बार फिर से स्टेटमेंट, और ऐसे वक्त में जब वहां तख्ता पलट होना है, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, आप ये 2 चीजें लिंक कर रही हैं कि जो बयानबाजी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं यहाँ की, हम पीओके को ले लेंगे, पीओके को फिर हम अपने साथ जोड़ लेंगे, और आप इसको लिंक कर रहे हैं कि आर्मी में तैयारी शुरू हो गई है या फौज में तैयारी शुरू। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर वो तैयारी कर रहे होंगे तो हमसे नहीं शेयर करेंगे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमसे वो शेयर नहीं करेंगे, ये सर मैं बोल रही हूँ। नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ नहीं करेंगे। ऐसी सीक्रेट प्लान्स कोई शेयर किया जाता है टीवी के माध्यम। तो मुझे लगता है कि अगर देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलरली आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं हमारी सर्विसेज में, कई जगह कंटिजेंसी प्लानिंग होती है हर एक चीज के, कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ये करना पड़े तो हम क्या करेंगे। ये सब कंटिजेंसी प्लानिंग हमेशा होती है। अगर युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी कोई प्लान अगर है या उसको रिफाइन किया जा रहा हो फ्रॉम टाइम टू टाइम,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और डिफेंस फोर्सेस में पर्टिकुलरली ये होता है। लेकिन इस बीच ये कहना कि ये जो पॉलिटिकल बातें जो हो रही हैं या पोस्चरिंग हो रही है कि बस हम पीओके को मतलब कब्जा करने वाले हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको कहते हैं ना विद अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये मोर पॉलिटिकल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कि आर्मी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप चढ़ाई कर दो, ऐसी बात। लेकिन इस बीच पीएम मोदी की तारीफ की गई है और वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको भारत लाने को लेकर तारीफ की गई है, तो वो जरा बयान हम सुनवाते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो हम पीओके पे फिर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इमरान खान ने जिस तरीके से भारत की सरकार को, भारत की विदेश नीति को और भारत के दुनिया के पटल पे स्टैंड को लेकर जो इमरान खान ने चर्चा की है, उसके लिए मैं कर्नल तेज टिक्कू के पास जाती हूँ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब, ये जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे कुछ है क्या? क्योंकि अभी जब वहां पे सब कुछ बदलना है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, सेना तख्ता पलट चाहती है और इस बीच वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए आप इमरान खान तो हर एक हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए। पॉइंट ये है कि उनको इतना टाइम लग गया ये समझने कि भारत की पॉलिसीज कैसी हैं, वो अच्छी हैं, बुरी हैं, और भारत और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत चलाता है, सबको मालूम है उसकी डोर किसके हाथ में होती है, पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती है। वहां की विदेश पॉलिसी अयूब खान के आने के बाद ही, इनफैक्ट जिन्ना साहब के आने के, आजाद होने के बाद ही, पाकिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टोटली वेस्टर्न पावर डिक्टेट कर रहे थे और अभी तक भी यही चला जा रहा था। जब उसामा बिन लादेन वहां पकड़ा तो उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी अमेरिका को? जब 400 किलोमीटर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अंदर आए, एबटाबाद पहुंचे, तो उसको एयर डिफेंस को क्यों नहीं ऑपरेट किया गया? वो किसने नहीं किया गया? सबको मालूम है किस किस जनरल ने कितने पैसे अमेरिका से लिए हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, वो तो हमने मुफाद के लिए किया जाता है। तो भारत के साथ इसकी तुलना करना तो बहुत ही, मुझे लगता है, कोई इट्स मिसप्लेस्ड। और इमरान खान अब ये बात कह रहे हैं, अब उनको मालूम है कि आर्मी ने भी उनके कंधे से हाथ उठा दिया है, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, अब कोई उनको बचा ही नहीं सकता। और पाकिस्तान को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भारत के साथ वो अपनी तुलना करना बंद करे। हमारी अलग पॉलिसी है, हमारा नॉन अलाइनमेंट कैसा रहा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद बोला है इस बात को, बहुत देर से बोला, लेकिन कम से कम अब उनके दिमाग में ये बात तो चली गई कि भाई वो किस लेवल पर है, हम किस लेवल पर है। ये भी सर है सच्चाई ना कि जाते जाते बोल रहे हैं, मतलब जाते जाते अगर भारत, हाँ, तो मैं आपको एक पीओजेके के बारे में बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश और पीओजेके की तुलना बहुत अलग है। बांग्लादेश जो है, ईस्टर्न पाकिस्तान, हजारों किलोमीटर इंडियन टेरिटरी उसको मेनलैंड से डिवाइड करती थी, तो वो बिल्कुल ही उनका आइसोलेटेड एरिया था। एक बार उनका एयरफोर्स खत्म हो गया और हमने ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी तो वो तो खेल खत्म हो चुका था। लेकिन पीओजेके का इलाका जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि चाइना भी उसमें इंटरेस्टेड है, उनको गिलगित में और स्कर्दू में एयर स्ट्रिप्स चाहिए। तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत जबरदस्त एक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपके फेवर में होना चाहिए, और वहां के लोग एकदम से, मतलब जो वो, मैं तो मिर्जा साहब की तारीफ करता हूं कि पाकिस्तान में बैठकर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पर कि आदमी रात को गायब हो सकता है। तो मैं तो बहुत इनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं कि वो ऐसी बातें बोल रहे हैं टेलीविजन में आकर, जबकि हमें मालूम है वहां होता क्या है। तो मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन इस विषय में बातचीत हो रही है, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारियां की जा रही है, और इसमें ज्यादा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और डिप्लोमेसी
पॉलिसी का ज्यादा हिस्सा होगा मुझे लगता है, और मिलिटरली बहुत कम होगा। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास अहमद अयाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल अलग है और हमारी सेना की जो तैयारी है वो एक अलग एंगल है, तो अगर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है तो उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, अगर जैसे मिर्जा जी बता रहे थे, अगर पीओके के अंदर एक मोमेंट बनती है जैसे ये कह रहे थे, तो एक सिचुएशन दूसरी बन जाती है। लेकिन जहां तक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो या किसी मिनिस्टर ने या कोई पार्टी बयान दे रहे हैं इसके ऊपर पीओके, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिलिट्री इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से होगा कि वो पीओ के ऊपर हमला कर दे या उसको करने की कोशिश करेंगे। नहीं, उनके तरफ से ये कहना है कि जब हम 370 खत्म करने की बात कहते थे तब भी कोई यकीन नहीं करता था, कोई भरोसा नहीं करता था, तो आज हम पीओके को लेकर कह रहे हैं तो भी आप भरोसा नहीं, लेकिन हम ये कर दिखाएंगे, ये उनका स्टैंड है। अब क्योंकि उसमें एक इशू ये रहा कि क्योंकि जो कश्मीर है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंडर था, ऑक्यूपेशन हिंदुस्तान के में था, क्योंकि ये दूसरे मुल्क के ऑक्यूपेशन में है। और जैसे टिप्पू जी सही बोल रहे थे कि इसके ऊपर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी बात होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, तो अभी 24-25 दिन हो गए तो अभी रशिया वहां कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे माहिदे हुए हैं और यूनाइटेड। और इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, पुष्कर सिंह धामी होंगे नए सीएम, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। दोबारा मौका मिल रहा है, बीच में बदलाव हुआ उत्तराखंड में और पुष्कर सिंह धामी जो कि एक युवा चेहरा है, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, उनके नाम पर बीजेपी ने भरोसा जताया। हालांकि जब वो चुनाव हार गए तो कुछ अटकलें लग रही थी, इस तरीके की कुछ खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि बदलाव हो, कोई नया दूसरा चेहरा हो, लेकिन नहीं, पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा किया जा रहा है। दोबारा इन्हें मौका मिल रहा है और उत्तराखंड की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी पर ही होगी। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज वहां पे बड़े नेताओं की मौजूदगी थी उत्तराखंड में और सीएम के नाम पर मुहर लगनी थी। और सीएम के नाम को लेकर एक बार फिर से ये इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है और नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है पुष्कर सिंह धामी। और फिलहाल जिस तरीके से बीते 6 महीने में उन्होंने काम किया है, उस काम को लोगों ने सराहा और तभी वहां पार्टी को बढ़त मिली, जीत हासिल हुई और अब एक बार फिर उन्हीं के चेहरे पर भरोसा जताया गया। बीच में ऐसी खबरें आने लगी थी जब पुष्कर सिंह धामी ये चुनाव हार गए थे, अपना विधानसभा क्षेत्र वो हार गए थे, भले ही पार्टी को जीत मिली थी, पार्टी को बढ़त मिली थी, तो इस तरीके की बातें थी कि शायद यहाँ पे कोई और चेहरा होगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ही वो चेहरा होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या है वहां से खबरें, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम ये तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, इसी जगह पर राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को गुलदस्ता भेंट किया था। आप ये तस्वीरें देखिए, ये खास तस्वीरें दिख रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने के बाद उनको लोग गुलदस्ता दे रहे हैं और उनको लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और 6 महीने के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद दूसरी बार वह मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। देखिए, हमारे कैमरे पर ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और हम रिएक्शन भी हम इनका लेंगे और जैसे जैसे हम इनके नजदीक हम यहाँ पर पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर है, आप देखिए साथ में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी हैं, इसके अलावा अन्य जो नेता है वो है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। माता जी को आपने बुलाया था, माता जी को बुलाया था आपने?
नहीं, माता जी तो पहले से आई है। तो ये थे, देखिए न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की पुष्कर सिंह धामी ने, और उनका नाम जब ऐलान हुआ उसके बाद, और न्यूज 18 इंडिया के सामने उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया। एक्सक्लूसिव बातचीत आप ये देख रहे थे, आपके जरिए एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, और ये हम फिलहाल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखा रहे हैं। और बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सीधे एक बार फिर से जनता के लिए जो उनकी जिम्मेदारी होगी वो पूरा करेंगे। लेकिन इस बीच धामी जी हमारे युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह का एक पूरे प्रदेश के अंदर विकास का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को नीचे लेकर गए हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम आज 47 सीट लाए हैं। उस आधार पर विधानमंडल दल ने आज जो उनको चयन किया है उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। रावत साहब क्या कहना चाहेंगे धामी जी के सिलेक्शन के बाद? नहीं, उनको पुनः बधाई है, और पूरी मजबूती के साथ सरकार को चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए बेहद खास तस्वीरें हैं। हमारे साथ टिहरी से सांसद भी है। मैडम, धामी जी का सिलेक्शन हुआ है, धामी जी को चुना। बधाई, हम सब लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए पूरा जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व, आला नेतृत्व है, खास तस्वीरें आप, खास बातचीत न्यूज 18 इंडिया पे आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम दोनों थे और पुष्कर सिंह धामी थे, उनसे बातचीत हमने की, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने बधाई दी। बिल्कुल, आपके जरिए वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं, और एक बार फिर से देखिए सब में उत्साह है। हालांकि बहुत सारे पुराने चेहरे थे, उनके मन में उम्मीद इस बात की थी, कई पूर्व सीएम भी, कि शायद उन्हें रिपीट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुष्कर धामी जो बीते कुछ महीनों में उन्होंने वहां की जनता के लिए जो काम किया है, और जिस तरीके से पार्टी में एकजुटता बनी रही, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही। और ऐसा आखिर तक लग रहा था कि कहीं कांग्रेस पार्टी तो बाजी नहीं मार जाएगी, लेकिन जब वहां पे सरकार रिपीट हुई तो मौका मिला पुष्कर धामी को। कार्यकर्ताओं का उत्साह हम देख रहे हैं। अमित, इस बीच कुछ और चुनिंदा लीडर्स जो हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार उनका जो काम का सिलसिला था, और उनसे लगातार हाईकमान फीडबैक ले रहा था। जब चुनाव परिणाम आए थे, गृह मंत्री अमित शाह से भी पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी, और उसके बाद आगे उन्होंने जो पार्टी का खाका था वो तैयार रखा था। कमोवेश इन सब वजहों से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा जताया, और उसके बाद आज उनके नाम की घोषणा हुई। एक हारे हुए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना इस बात को इशारा करता है कि जिस तरीके से नेतृत्व है उन पर भरोसा जता रहा है, और दूसरी चीज उनके कामकाज के तरीके को, पिछले 6 महीने के कामकाज के तरीकों को से संतुष्ट है। और 47 विधायक चुनकर आए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है 47 विधायक। तो अब जब ये विधायक आएंगे, बातचीत करेंगे, धामी को पहले से ही नेतृत्व का अनुभव है। उन्होंने हमसे बातचीत में साफ तौर पर यह कहा है कि हमें अनुभव है, हम प्रधानमंत्री मोदी का हमें आशीर्वाद मिला, तो उस अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड में ये जो अगली सरकार का खाका है वो तैयार की। इसके बाद भी हमने बात की दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जिनको हटाया गया था, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन दोनों ने सीएम धामी पर भरोसा जताया और कहा कि ये काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सारे प्रदेश के नेताओं, केंद्र के नेताओं और आला कमान सबसे आशीर्वाद मिला है, और उनको एक तरीके का भरोसा है कि पुष्कर सिंह धामी अब अपने आने वाले दिनों में उत्तराखंड किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ये भरोसा है उनको, और एक तरीके का आत्मविश्वास है उनको। उस विधायक दल की बैठक में और इस वक्त हम केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बातें भी सुनवाएंगे, क्योंकि नाम अनाउंस करने के बाद वहां पे कार्यकर्ताओं का जोश हम देख रहे हैं। और जो पूर्व दोनों सीएम है, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उस बीच पुष्कर सिंह धामी जो कि दोबारा सीएम बनेंगे, उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, सुनिए आप। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। माता जी को आपने बुलाया था, माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। तो ये थे, देखिए न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की पुष्कर सिंह धामी ने।
बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं प्रदेश लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर?